गुड मॉर्निंग विद्यार्थी और राम राम। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं कारक चिन्हों का सेकंड पार्ट, जिसे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने कारक चिन्हों के बारे में आपको बताया था। टोटल 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह होते क्या हैं ये बताया था। तो सेकंड पार्ट में हम लेके आए हैं कारकों का विस्तृत अध्ययन। तो पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? क्रिया को करने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं कर्ता कारक, या कह लीजिए कार्य करने वाला। वाक्य दिया होगा, एक वाक्य में आप लोग पढ़ेंगे, वाक्य ही आएगा परीक्षा में, तो आप लोग पढ़ेंगे उसे, उसमें समझेंगे, उसमें लिखा होगा कार्य को करने वाला। ठीक है, क्या होता है? वो कारक होता है। जैसे कोई वाक्य दिया, आपने उसमें पढ़ा और क्या समझा, क्या जाना, उसमें आपने देखा कि कार्य कौन कर रहा है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। मोहन ने खाना खाया, मोहन द्वारा खाना खाया जा रहा है, या सोहन ने गाना गाया, सोहन द्वारा गाना गाया जा रहा है। तो जो कार्य करने वाला होता है वही क्या होता है? हमारा कर्ता होता है। ठीक है, तो क्रिया को करने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा भी परीक्षा में पूछी जाती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है उसे भी कर्ता कारक कहते हैं। अथवा जो वाक्य में कार्य करता है उसे भी कर्ता कहा जाता है। तो कर्ता कारक का प्रयोग दो तरह से होता है। एक होता है परसर्ग सहित और दूसरा होता है परसर्ग रहित। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे वाक्य जिनमें परसर्ग का मतलब होता है चिन्ह, ठीक है, चिन्ह कह लीजिए, और या कह लीजिए विभक्ति। तो कारकों के चिन्ह होते हैं, कारकों की विभक्ति होती है। और परसर्ग रहित का मतलब होता है बिना चिन्ह के, बिना विभक्ति के, अर्थात जिन वाक्यों में चिन्ह या विभक्ति प्रयोग नहीं होती है ऐसे वाक्य परसर्ग रहित कहलाते हैं, और जिन वाक्यों में विभक्ति प्रयोग होती है वो परसर्ग सहित कहलाते हैं। तो कर्ता कारक के उदाहरण, पहला उदाहरण है राम ने घर की सफाई की। तो ये परसर्ग सहित है, अर्थात विभक्ति सहित है। यहाँ देखिए ने विभक्ति आई है, राम ने घर की सफाई की। तो किसने सफाई की? तो आंसर मिलेगा सफाई करने वाला कौन है? तो वो है राम। कार्य को करने वाला कौन है? राम है। राम के आगे ने विभक्ति आई है, कर्ता ने। कर्ता की विभक्ति, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? इसकी विभक्ति होती है ने। तो जहाँ पे ने आएगा लग के, उससे पहले वाला शब्द में कौन सा होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है। दूसरा, मजदूर ने मिट्टी को फावड़े से खोदा। तो मजदूर के आगे आ गया ने, मजदूर ने। तो ने विभक्ति आई तो ऐसे ही हमने तुरंत पहचान लिया कि यहाँ पे कर्ता कौन है? मजदूर है। ठीक है। और मिट्टी को फावड़े से खोदा, मिट्टी को खोदने वाला कौन है? मजदूर है। कार्य करने वाले कौन है? मजदूर हैं। तो मजदूर में ही कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है। तीसरा वाक्य आता है सुरेश ने आम खाया। तो आम को खाने वाला कौन है? सुरेश है। सुरेश के आगे देखिए ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ने विभक्ति आने से हम तुरंत पहचान लेंगे यहाँ कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक। आम खाया, आम को खाने वाला कौन है? तो सुरेश है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। हम तो कबहू नहीं डांटते हैं आपको, कभी डांटे हैं? नहीं डांटते ना। तो क्यों नहीं डांटते हैं? आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं इसलिए नहीं डांटते हैं। अगर मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो जरूर डांटेंगे। ठीक। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा, तो अध्यापक के आगे देखिए व्यक्ति चिन्ह ने आ गया है। तो डांटने वाला कौन है? अध्यापक है। इसीलिए अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। ठीक है। फिर मेरे मित्र ने मेरी सहायता की। तो मेरे मित्र ने, मित्र कौन है? सहायता करने वाला कौन है? मेरा मित्र है। तो कार्य करने वाला कौन हुआ? मित्र हुआ है। मित्र ने सहायता की है, यहाँ ने व्यक्ति आ गई है, अर्थात कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। फिर ये कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं, आप लोगों के लिए नोट किए हैं, परसर्ग रहित, जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे सोहन गाना गाता है। तो गाना गाने वाला कौन है? सोहन है। गाना कौन गाता है? सोहन गाता है। तो सोहन कैसा है? कर्ता है यहाँ पे। ठीक है। नरेश खाना बनाता है। खाना बनाने वाला कौन है? नरेश है। यहाँ ने विभक्ति प्रयोग नहीं हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पे कर्ता कौन होगा? नरेश होगा। बालक लिखता है। लिखने वाला कौन है? बालक है। कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक को पढ़ने वाला कौन है? सोहन है। मोहन है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अंशु भोजन करता है। अंशु ने भोजन किया। अगर हम कहते अंशु ने भोजन किया तो मान ने चिन्ह आ जाता और आप आसानी से पहचान लेते, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं आया। तो आप ऐसे समझिए भोजन करने वाला कौन है? तो वो अंशु है। कार्य को संपादित करने वाला, बार बार एक ही चीज़ में रिपीट करता हूँ, कार्य को संपादित करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। अगर ये चीज़ जान लेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे कि कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। लड़की स्कूल जाती है। तो स्कूल कौन जा रहा है?
लड़की स्कूल जा रही है, अर्थात स्कूल जाने वाली लड़की है, कार्य को करने वाली लड़की है, और जो कार्य करता है वही होता है हमारा कर्ता कारक, और इसकी विभक्ति होती है ने। तो इसे उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेकंड कारक। ये हमारा था पहला कारक, कर्ता कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड कारक पे। अगला उदाहरण है हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है? कर्ता के क्रिया का फल जिस कारक पर पड़ता है। ठीक है, कर्ता ने कार्य किया, कार्य करने के बाद किसी एक चीज़ पर उसका प्रभाव भी पड़ता है, और जिस पर प्रभाव पड़ता है वही होता है हमारा कर्म कारक। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो राम के मारने से प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। तो रावण कौन हुआ? कर्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही तमाम उदाहरण हमारे लिखे हुए हैं, इन्हें भी हम समझते हैं। तो इसकी पहले तो इसकी परिभाषा समझेंगे। कर्ता के क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता ने कार्य किया, क्रिया का मतलब होता है कार्य। कर्ता ने कार्य किया, कार्य करने पर जिस पर उसका प्रभाव पड़ा, जो उससे प्रभावित हुआ, उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक, फिर अथवा दूसरी परिभाषा भी परीक्षा में पूछ ली जाती है कि जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। और जो कर्म कारक होगा हमारा, वो भी कोई संज्ञा या सर्वनाम ही होगा। ठीक है, सजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो भी कैसा होगा? संज्ञा होगा अथवा सर्वनाम होगा। ठीक, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का मतलब कार्य करने से प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी जो विभक्ति या चिन्ह जो होता है वो होता है को। ठीक है, एक चिन्ह लगा होता है, वो क्या लगा होता है? को लगा होता है। हम विभिन्न उदाहरण समझेंगे। पहला उदाहरण है मोहन ने कीड़े को मारा। ठीक, तो मोहन ने किससे मारा? कार्य करने वाला कौन है? मोहन है, लेकिन मारा किसे? प्रभावित कौन हुआ? तो वो हुआ है कीड़ा। तो कीड़े के आगे देखिए को चिन्ह भी आ गया है, और कीड़े को मारा, प्रभावित कौन हुआ? कीड़ा हुआ है। प्रभाव किस पे पड़ा है? कीड़े पे पड़ा है, इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। दूसरा है माँ बच्चे को सुला रही है। तो बच्चे के आगे देखिए को चिन्ह आ गया है। अगर हम पूछे बच्चे में कौन सा कारक है, तो होगा कर्म कारक। माँ में कौन सा कारक है? तो ये कर्ता कारक है, क्योंकि कार्य को करने वाली कौन है? माँ है। बच्चे को सुलाने वाली कौन है? माँ है। ठीक है, और प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे पे पड़ रहा है, इसलिए बच्चा क्या हुआ? कर्म कारक हो गया। तीसरा, मालिक ने नौकर को पुकारा। तो नौकर को पुकारा है, तो नौकर को देखिए आगे को चिन्ह आ गया है, तो मालिक कर्ता हो गया, पुकारने वाला कौन हो गया? मालिक हो गया। किसे पुकारा है? नौकर को पुकारा है, तो प्रभावित कौन हुआ? नौकर। ठीक है, लोगों ने चोर को पकड़ा। तो चोर कौन पकड़ा? कौन गया? चोर पकड़ा गया है। प्रभावित कौन हुआ है? चोर प्रभावित हुआ है। ठीक है, रामू ने पक्षियों को पानी पिलाया। पानी किसे पिलाया? पक्षियों के लिए। कार्य किसने किया? रामू ने। तो रामू कौन हुआ? कर्ता। प्रभावित कौन हुआ? पक्षी। पक्षियों को पानी मिल गया। ठीक है, अध्यापक ने बालक को समझाया। हम तो आपके लिए डेली समझाते हैं, लेकिन आप समझते कहाँ हैं? ठीक है, आप तो उल जलूल वीडियो देखने में मस्त रहते हैं। फेसबुक पे देख लीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप देख लीजिए, ठीक है, ट्विटर देख लीजिए, या यूट्यूब पर भी ऐसी चीज़ें देखेंगे उल जलूल वाली, जिनमें कोई मतलब ही नहीं होगा, एकदम बेफालतू की रद्दी टाइप की। लेकिन पढ़ाई से मतलब वीडियो नहीं देखेंगे। जिन्हें मेहनत पड़ती है वो वीडियो देखिए। फालतू के क्या, ये देखिए हमारा ये बन रहा है, ये देखिए हमारा ये बन रहा है, ये ऐसी वीडियो देखने से क्या मतलब है? वीडियो देखना है तो कुछ ऐसा देखिए, कोई अच्छा पढ़ा रहा हो, खान सर की वीडियो देखिए, ठीक है, या किसी और टीचर्स की वीडियो देखिए। हम भी किसी न किसी टीचर से प्रभावित होते हैं, तो आप भी किसी न किसी टीचर से प्रभावित होते हैं। उनकी वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, जहाँ से आपको ज्ञान मिले वो चीज़ें ग्रहण करिए। ये जरूरी थोड़ी उल जलूल वीडियो देख ली, ये देखो ये खड़ा हो गया टांग से, ये मतलब थोड़ी होता है कि इसके भी वीडियो देख ली, तो ये कोई मतलब नहीं होता। वीडियो देखना तो अच्छी देखिए, पढ़ाई वाली। ठीक है, कह रहे हैं अध्यापक ने बालक को समझाया। तो बालक को समझा रहे हैं, तो बालक को समझाया, प्रभावित कौन हुआ? बालक। कार्य करने वाला कौन है? अध्यापक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक मोहन के पढ़ने से प्रभावित कौन हो रही है? पुस्तक। पढ़ा कैसे जा रहा है? पुस्तक के लिए। नरेश खाना बनाता है, तो बना क्या रहा है? खाना बना रहा है। अब इन 8 उदाहरणों में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये दो देखिए उदाहरण ऐसे हैं जहाँ पे परसर्ग रहित हैं, ये परसर्ग रहित उदाहरण हैं, इनमें जो है चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये वाले जो उदाहरण हैं ये परसर्ग सहित उदाहरण हैं, इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी उदाहरण आएंगे जहाँ पे ने आपको नहीं मिलेगा, ने नहीं मिलेगा, कर्ता हो तो ने नहीं मिलेगा, कर्म हो तो को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह के कारक चिन्ह नहीं मिलेंगे, उसके बावजूद भी हमें पहचानना है। तो एक पहचानने की ट्रिक भी बता दे रहे हैं हम। हाँ, क्या ट्रिक है हमारी? ठीक,
अगर आपको कर्ता की पहचान करनी है तो कर्ता जो होता है वो कार्य को करने वाला होता है। आप कहेंगे कार्य को किसने किया या कौन कर रहा है, तब आप आसानी से पहचान लेंगे कार्य को कौन कर रहा है, तो कर्ता। ठीक। अगर हमें पहचानना है कर्म, अगर हमें पहचानना है कर्म, तब आप प्रश्न करेंगे क्या से, ठीक, या किसको। ठीक है, क्या अथवा किसको का आप प्रश्न करते हैं। अगर आपको जवाब मिल जाता है तो समझ लीजिए वहाँ पे कर्म है, अगर जवाब नहीं मिलता है तो कर्म नहीं है। आपने कहा मोहन ने कीड़े को मारा, आपने कहेंगे क्या मारा, तो कीड़ा मारा। किसको मारा, कीड़े को मारा। आंसर मिल गया ना। अगर आंसर ना मिले तब आप समझ लीजिए वहाँ पे कर्म कारक नहीं है, और आंसर मिल जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, माँ बच्चे को सुला रही है, आपने कहा किसको सुला रही है, तो एक जवाब मिला कि बच्चे को सुला रही है, तो मिल गया ना कर्म। फिर मालिक ने नौकर को पुकारा, हम कहेंगे किसको पुकारा, तो एक जवाब मिलेगा नौकर को पुकारा। ठीक। ऐसे लोगों ने चोर को पकड़ा, हम कहेंगे किसको पकड़ा, तो आंसर मिलेगा चोर को पकड़ा। रामू ने पक्षियों को पानी पिलाया, हम कहेंगे किसको पिलाया, तो कहेंगे पक्षियों को पिलाया। क्या पिलाया, तो पानी पिलाया। तो पानी भी कर्म है यहाँ पर, पक्षी भी कर्म है, दो कर्म हो गए, एक सजीव हो गया और एक निर्जीव हो गया। ठीक है। अध्यापक ने बालक को समझाया, क्या समझाया, तब जवाब नहीं मिला, पर जवाब मिला किसको समझाया, तब जवाब मिल गया कि बालक को समझाया। तो दोनों शब्दों से प्रयोग करने पर अगर हमें जवाब मिल जाए तो कर्म कारक है, और जवाब ना मिले तो वहाँ पे कर्म कारक नहीं है। ठीक है। तो कर्म, सकर्मक और अकर्मक वाक्य भी हम लोग पढ़ेंगे, तब भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक। तो यहाँ पे हमारे जैसे किसको या क्या से प्रश्न करने पर कभी कभी दो कर्म मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे रामू ने पक्षियों को पानी पिलाया, तो पानी पिलाया, क्या पिलाया, तो पानी पिलाया। किसको पिलाया, पक्षियों को पिलाया। तो यहाँ पे दो कर्म है, एक पानी है और एक पक्षी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम अगले उदाहरण पे पहुँचते हैं। अगला कारक चिन्ह है हमारा करण कारक। करण कारक की विभक्ति दो व्यक्तियाँ होती हैं, एक होती है से और दूसरी होती है के द्वारा। ठीक है, इसके दो चिन्ह होते हैं, पहला होता है से, दूसरा होता है के द्वारा। करण का मतलब होता है साधन। ठीक है, करण का मतलब क्या होता है, साधन। जिस साधन का प्रयोग करके कर्ता कार्य को संपादित करता है वहाँ होता है करण कारक। आपने कोई कार्य किया, उस कार्य को करने के लिए किसी एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी और वही साधन होता है करण कारक। आपको कहीं जाना है तो जाने के लिए भी किसी कारक की आवश्यकता पड़ेगी। आपको यहाँ से पीलीभीत जाना है, बरेली जाना है, शाहजहाँपुर जाना है, इंडिया के बाहर किसी भी अन्य देशों में जाना है, तो जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी साधन को हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। तो इसे देख लीजिए, समझ लेते हैं। करण कारक क्या होता है, इसकी दो व्यक्तियाँ होती हैं, से और के द्वारा। दूसरी व्यक्ति होती है, हाँ, दूसरी व्यक्ति के द्वारा है। परिभाषा क्या है, कर्ता जिस साधन का प्रयोग करके कार्य को संपादित करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। ठीक है, या वाक्य में जिस साधन से क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। या क्रिया को करने में जो सहायक होता है, कह सकते हैं हम क्रिया को करने में जो सहायक होता है, ठीक है, या जो सहायता करता है। ठीक है, सहायता करने वाला भी क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है, तो क्रिया को करने में जो सहायक होता है, कार्य को करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है उसे हम लोग कहते हैं करण कारक। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला उदाहरण है, बालक गेंद से खेल रहे हैं। तो बालक जो है गेंद से खेल रहे हैं, तो खेलने के लिए एक साधन है, वो क्या साधन है हमारा, गेंद। गेंद के द्वारा खेल रहे हैं या गेंद से खेल रहे हैं, तो कार्य करने के लिए एक साधन चाहिए होता है। यहाँ साधन क्या है हमारा, गेंद है। दूसरा है, बच्चा बोतल से दूध पीता है। दूध पीने का साधन क्या है, बोतल है। बोतल के द्वारा दूध पिया जाता है या बोतल से दूध पिया जाता है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। अगला उदाहरण है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम जी ने जब रावण को मारा था तो मारने के लिए एक बाण की आवश्यकता पड़ी थी, उसी बाण को हम क्या कहेंगे, हाँ, बाण को क्या कहेंगे हम, साधन। और साधन का मतलब क्या होता है, करण कारक। ठीक है,
फिर अगला उदाहरण है, वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो पेड़ को काटने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी हमें? कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ी। कुल्हाड़ी हमारा जो है साधन है। ठीक, यहाँ पे करण कारक होगा। सीता ने फूलों से रंगोली को सजाया। तो रंगोली को सजाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ी हमें? फूलों की जरूरत पड़ी। फूल हमारे साधन है। तो फूलों में इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। आप लोग परीक्षा में आसानी से पहचान लेंगे। अगला उदाहरण है, हम नेत्रों से देखते हैं। तो हमें देखने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? नेत्रों की जरूरत पड़ती है। तो नेत्र हमारे क्या हैं? करण कारक हैं। ग्वाला गाय से दूध दोहता है। तो गाय से दूध दोहता है। दूध दोहने के लिए क्या चीज़ चाहिए हमें? गाय चाहिए। गाय नहीं होगी तो दूध कहाँ से दुहेंगे? ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हमारे हो गए करण कारक के। उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं, संप्रदान कारक। अगला कारक चिन्ह है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? संप्रदान का अर्थ होता है देना। ठीक, संप्रदान का अर्थ होता है देना। तो जब किसी के लिए कोई चीज़ दी जाती है, दान में दे दी गई, उपहार में दे दी गई, जैसे किसी को आपने दान में दे दिया, कोई चीज़ उपहार में दे दी, ठीक है, या पुरस्कार में दे दी, तो इस तरह से अगर आपने किसी को कोई चीज़ दे दी है और जिससे आप कभी भी वापस ना लें, अर्थात आपका उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाए, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को आपने किसी को दे दिया, उससे कोई संबंध ही नहीं है, अगर आपका उससे संबंध रहता है, अगर थोड़ा बहुत भी संबंध बना रहेगा, तो वहाँ संप्रदान कारक नहीं होगा, तो वहाँ पे होगा संबंध कारक। ठीक है, तो संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ है देना। ठीक, इसकी विभक्ति होती हैं, दो विभक्तियाँ होती हैं। कौन सी? एक तो होती है को, संप्रदान को, एक होती है के लिए, को के लिए। ठीक है, जब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या दूसरे को कोई चीज़ दान में दे दी जाती है, उपहार में दे दी जाती है, पुरस्कार में दे दी जाती है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, या जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी से के लिए कुछ किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझेंगे। पहला उदाहरण है, माँ बच्चों के लिए खाना लाई। तो यहाँ पे एक हमारा चिन्ह आ गया, बच्चों के लिए खाना लाई है। तो जब बच्चों के लिए खाना लेकर आएगी तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। कार्य किसके लिए किया जा रहा है? बच्चों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, मोहन ने गरीबों को कपड़े दिए। तो यहाँ पे को चिन्ह आ गया। एक आता था कर्म को, कर्म में भी को आता था, लेकिन कर्म वहाँ पे होता था जहाँ पे कार्य करने से प्रभावित होता था, उसका इफेक्ट पड़ता था उस पर, तो वहाँ कर्म होता था। पर यहाँ पे है गरीबों को कपड़े दिए जा रहे हैं, दान में दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दान आदि क्रिया के द्वारा जब कार्य संपादित होता है, संतुष्ट करता है क्रिया जिसको सबसे अधिक संतुष्ट करता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, मैं पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ। तो मैं चाय बना रहा हूँ, तो पिताजी के लिए चाय बना रहा हूँ, अर्थात कार्य किसके लिए कर रहा हूँ? पिताजी के लिए कार्य कर रहा हूँ, या अर्थात यहाँ पे कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। बच्चा दूध के लिए रो रहा है। तो बच्चा दूध के लिए रो रहा है, यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया हमारा के लिए, संप्रदान कारक है। अमन ने श्याम को गाड़ी दी। ठीक है, अमन ने श्याम को गाड़ी दे दी। गाड़ी दे दी, खरीद, मोटरसाइकिल दे दी होगी, कार दे दी होगी, 2 पहिया 4 पहिया 3 पहिया जो भी दी हो, तो अमन ने श्याम को गाड़ी दी है, तो गाड़ी दे दी श्याम के लिए। ठीक है, हाँ, तो मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो हम राधा के लिए कपड़े खरीदे, के लिए आ गया है, राधा के आगे, राधा में संप्रदान कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो ये अपनी बहन को या के लिए दोनों भी कहीं पे आते हैं, अर्थात वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, वाक्य में कुछ किया दिया जाए। यहाँ पुस्तक दी जा रही है, किसे दी जा रही है? बहन को दी जा रही है। यहाँ कपड़े दिए जा रहे हैं, राधा के लिए दिए जा रहे हैं। श्याम को गाड़ी दी जा रही है, यहाँ दूध के लिए रो रहा है। पिताजी के लिए चाय बन रही है। गरीबों को कपड़े दिए जा रहे हैं। बच्चों के लिए खाना दिया जा रहा है। आपको पुरस्कार में, उपहार में, दान में, या आपके लिए कोई कार्य कुछ करता है, तो ऐसे सभी वाक्यों में जो है संप्रदान कारक होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपका उस वस्तु से संबंध विच्छेद हो जाना चाहिए। अगर आपका उस वस्तु पर संबंध बना रहता है, तब वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है। ठीक है, तो वह धोबी को वस्त्र देता है, ऐसा वाक्य अगर आ जाएगा तो वस्त्र आप धोबी को देंगे और उससे वापस लेंगे। आप धोबी के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना कार्य करवाने के लिए, मतलब अपने वस्त्रों को धुलवाने के लिए धोबी को दे रहे हैं। तो इस तरह का वाक्य आता है, तब वहाँ पे संबंध कारक होता है, तो वहाँ संप्रदान कारक नहीं होता है। इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, और इसके
4 जो अन्य कारक चिन्ह रह गए हैं उसको हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।